गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसके हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हुए थे, है ना। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाला है, जिसका आज अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कुछ चीज़ें जो बता दें पहले कि कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, ओनली वन क्वेश्चन आता है आपका, वो 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 6 मार्क्स का। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4.1 एंड 4.2 बस। उसके बाद मिसलेनियस के 8 या 10 क्वेश्चन है, 8 और 10 क्वेश्चन है, वो नॉर्मली आप लोग कर सकते हो ना, क्या ज़्यादा नहीं है। वो मैं जो उसमें से मेरे कराने लायक होंगे मैं करवा दूँगा, वो टेंशन वाली बात नहीं। और चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों ने किया था, वहाँ से भी एक ही क्वेश्चन आता है, ओनली वन क्वेश्चन आता है, वो 3 मार्क्स का आएगा आपका। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 3 मार्क्स का आएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी लेंथी चैप्टर था, मुझे पता है, और थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई होगी आपको। थोड़ा सा बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इस टाइम पे ना। पर जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, मैं उस चैप्टर का वापस से एक बार रिविज़न करवा दूँगा आपको, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा परेशानी हुई होगी आपको, और बाकी आपको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। पहले बात करते हैं ये 2 वेरिएबल्स क्या है बेटा। पहले तो वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स होते हैं आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, जो अल्फ़ाबेट्स आप पढ़ते हो ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। पहले क्यों वेरिएबल्स कहलाते हैं? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कभी आपकी एक्स की वैल्यू आती है 2, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आती है 1, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आती है 5, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है ना, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं कि ये इसकी वैल्यू वैरी होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। पहली चीज़। फिर लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स में पढ़ोगे आप इसको, 2 वेरिएबल्स में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और फिर आता है हमारे ऊपर लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम इसकी बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर इसकी क्यों नहीं बात कर रहे इनइक्वालिटीज़ की? बेटा ये हम लोग 4.2 में देखें, है ना, तो इसको अभी नहीं देख रहे, हम लोग ये बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो मुझे ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पता चल गया ना, ठीक है। अब लीनियर क्या होता है, तो मैंने आपको चैप्टर 3 का जब इंट्रोडक्शन दिया था, एक चीज़ बेटा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, ये आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है ना। जैसे हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आपको फेयर कॉपी में वो इंट्रोडक्शन है, ताकि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो ये सब आपको कॉपी में नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है आप, ठीक है। लीनियर तो मैंने आपको बताया था, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, आपने इक्वेशन देखा और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स वाई जेड आ रहा था उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ओके। तो मैं इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल फॉर्म आपको बता दूँ, तो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या होती है बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपकी क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है इसकी। एक्स और वाई तो क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। ए बी सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर से, यानी कि कॉफिशिएंट्स है। एक्स का कॉफिशिएंट ए, वाई का कॉफिशिएंट बी, और सी क्या हो गया? कांस्टेंट नंबर। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा था, तो ए बी सी वही कांस्टेंट नंबर का काम कर रहे थे ना। तो अब जो ये है इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये हमेशा पेयर्स में होती है। किसमें होती है बेटा? जितने वेरिएबल्स आप बढ़ाते जाते हो। हाँ, चैप्टर नंबर 3 में एक ही वेरिएबल में आ रही थी पूरी इक्वेशन, एक्स में ही आ रही थी या वाई में ही आ रही थी या टी में ही आ रही थी, तो आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन की ज़रूरत थी उसको सॉल्व करने के लिए। आपको कितनी इक्वेशन की ज़रूरत थी? एक ही इक्वेशन की ज़रूरत थी आपको उसको सॉल्व करने के लिए। बट जैसे जैसे आप वेरिएबल्स को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपको उतनी ही इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी उसे सॉल्व करने के लिए। जैसे अब यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स आ चुके ना,
तो इट मीन्स मेरे को इक्वेशन में कितनी चाहिए होंगी, 2 चाहिए होंगी। 2 इक्वेशंस आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको 2 इक्वेशन करता हूँ। ये तो फर्स्ट हो गई A1 B1 C1 और ये आपकी हो गई सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशंस हो गई आपकी। अब इसके बाद ये 2 वेरिएबल्स ये जो 2 इक्वेशन हुई किसमें, 2 वेरिएबल्स में, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक ग्राफिकली मेथड होता है, एक अलजेब्रिक मेथड होता है। जो अलजेब्रिक मेथड है वो आपने लास्ट ईयर अपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह करते थे ना लास्ट ईयर। अलजेब्रिक मेथड्स में कौन कौन से आते हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड्स हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड पढ़ेंगे बेटा, ग्राफ वाला, ओके, ग्राफिकल मेथड। किससे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इसको, ग्राफिकल मेथड से। बात समझ में आई बेटा। अब बात आती है जब ये जो आपकी इक्वेशन होती है ax + by + c, ठीक है। ये जो आपकी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एक जो इक्वेशन है आपकी ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब वो कैसे करेगी वो मैं अभी थोड़े दिनों में, आप जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक ही इक्वेशन दे दी आपको, जैसे ये दे दी इक्वेशन, और बोलता है कि हाउ मैनी सॉल्यूशन आर देयर, हाउ मैनी सॉल्यूशन आर देयर, या हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। जब एक ही इक्वेशन दे देना आपको, बोले इसके कितने सॉल्यूशन, तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको जितने निकालने निकालते जाओ, बहुत सारे सॉल्यूशन। जब तक 2 इक्वेशंस नहीं होगी, जब तक कितनी इक्वेशंस नहीं होगी, 2 इक्वेशंस नहीं होगी, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अगर एक ही इक्वेशन दे देता है, अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, कभी कभार दे देता है बेटा, ऐसा नहीं है। एक 6 मार्क्स का कंफर्म है, एक 1 मार्क्स में कई बार डाल देता है, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछता है कि एक इक्वेशन कोई सी भी दे दे, कोई सी भी, और मुझसे कहता है बताइए इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा। इसके कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 इक्वेशंस के लिए अब बात कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन की बात हो गई। हमको कितने इक्वेशन देगा, हमेशा 2 इक्वेशंस देगा। अब इन 2 इक्वेशंस का किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, आप किस तरीके से इनको पढ़ते हो वो देखो। अब ये जो अब नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ ना आपको, वो आपको अपनी कॉपीज़ में शो करना है ना। लास्ट टाइम कुछ बच्चे, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर इसको लिखना है या नहीं लिखना है। तो बेटा अब जो बताऊँगा वो आपको लिखना है अपनी अपनी फेयर कॉपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन। अब मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन जो होती है लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कितनी, किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। और आपके पास कितनी इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशंस होगी। अब 2 इक्वेशंस की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जब आप उसको ग्राफ में शो करो। या तो वो इस तरीके से चली जाए, पैरेलल, पैरेलल कंडीशन, है ना भाई। 2 लाइंस की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, मैं वो बता रहा हूँ आपको ना, कि किस किस तरीके से आप लोग जा सकते हो, है ना। फिर एक के ऊपर एक, मतलब दोनों लाइनें अलग अलग इक्वेशन हो, बट दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हो। इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है बेटा, ठीक। और थर्ड कंडीशन हो इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
बेटा जो बेस है वो इतना ही ज़रूरी है, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवा सकता हूँ, बट आपका ये बेस जो है वो इम्पॉर्टेंट तरीके से आपके दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन से हमारे पास कि किस तरीके से लाइनें हो सकती है, या तो पैरेलल हो जाए दोनों लाइंस, दोनों लाइन्स क्या हो पैरेलल, या वो एक दूसरे के कॉन्सिडेंट हो, यानी कि एक और उसी के ऊपर दूसरा, ठीक है, और थर्ड वो इंटरसेक्ट कर ले एक दूसरे। अब आपकी इक्वेशंस क्या थी, a1x b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशन क्या होगी आपकी बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, कि बेटा a1 b1 c1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ लोग यहाँ पर, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या हुई 2, b1 की वैल्यू क्या हुई 3 और c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 9, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 क्या हो गया 7 अपॉन 9। देखो शुरू के दो तो इक्वल आ गए ना, और थर्ड वाला इक्वल नहीं आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन बन जाती है, पैरेलल लाइन्स की। किसकी कंडीशन बन जाती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन हो जाती है। और जैसे ये पैरेलल लाइन की कंडीशन हो गई, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब दो लाइन्स एक दूसरे को जब तक कट ही नहीं करेगी, अगर किसी एक पॉइंट पर आगे के एक दूसरे को मिलेगी ही नहीं ना, कॉमन पॉइंट नहीं होगा जब तक दोनों लाइन्स का, तब तक उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और इनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटा, इनकंसिस्टेंट लाइन्स। आपके बुक में भी ये टेबल बनी हुई है, आप देखोगे स्टार्टिंग में, मतलब 2-3 पेज चेंज करोगे टेबल मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से चाहो तो वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर कॉन्सिडेंट लाइन्स, अब कॉन्सिडेंट लाइन्स में जब एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो इनके तीनों पार्ट इक्वल ही होंगे बेटा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, तीनों पार्ट इक्वल हो गए। अब आपने कहा, जब आपने सुना ये चीज़ कि सर यहाँ पे क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को मिल ही नहीं रही, ये तो हर जगह एक दूसरे को मिली हुई है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के ऊपर है, जिस पर फर्स्ट लाइन जाएगी उसी पर सेकंड लाइन जाएगी, सही है। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी कह सकते हो या इन्फिनिट सॉल्यूशन कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितने भी सॉल्यूशन होंगे पता ही नहीं भैया, लाइन दोनों तरफ चलती जाएंगी। तो मैनी सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन जो आप कहना चाहो कह सकते हो। और इसको हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन होता है। बेटा इसको इनकंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं होता। इसको कंसिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, हर पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही है, हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है इसका। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में दोनों ही इक्वल, स्टार्टिंग के दोनों इक्वल नहीं होते। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेटा यहाँ स्टार्टिंग के दोनों इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइन्स में स्टार्टिंग के दो तो इक्वल हो गए, थर्ड वाला इक्वल नहीं हुआ, और कंसिडेंट में आते आते ऑल 3 इक्वल हो गए। वापस सुनो, स्टार्टिंग के 2 इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइन्स में स्टार्टिंग के 2 तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, और कंसिडेंट में आते आते ऑल इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये एक पॉइंट पर ही मिलेगी ना कि बेटा, तो इसलिए वन सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी कह दो आप। और इसके बाद जब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट होगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी,
ठीक है बेटा, ये बेसिक हो गया बेटा। तो मैं वापस बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। फर्स्ट, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन इनफाइनाइट नंबर तक दोनों तरफ बढ़ती है, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर सिर्फ एक लाइन की बात करें, एक ही लाइन आपको दे दे, बोले कितने सॉल्यूशन होंगे, एक इक्वेशन देगी तो आप कहोगे सर मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। जैसे 2 इक्वेशंस आ जाती है जो कि आपको इस पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.1 पढ़ेंगे वहाँ पे हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस है। तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन हो सकती है। वो या तो पैरेलल हो सकती है, या वो कोइंसिडेंट हो सकती है, या इंटरसेक्टिंग हो सकती है। तो ये आपने कंडीशंस बता दी उनकी। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को समझ लेना बेटा, कोई कन्फ्यूज़न हो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना, आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। बट मैसेज करना, कॉल प्लीज़ मत करना ना, कॉल मैं कर दूँगा आपको। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। तो अब मैं हर किसी के लिए ये थोड़ी करूँगा, भाई आपको इक्वेशन दे दी दो, बोले बताओ इसका सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या पैरेलल है, बताओ मेरे को क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है, क्या है। तो अब मैं सॉल्यूशन निकालने थोड़ी बैठूंगा हर एक का, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे। अभी मैंने चेक करके बताया आपको एक क्वेश्चन का, तो उसका चेक करेंगे। अगर शुरू के दोनों इक्वल नहीं आया तो आप कह दो कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन से, जो भी वो पूछ रहा है, अगर वो लाइन पूछ रहा है कैसी है तो आपको वो इंटरसेक्टिंग है। वो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। वो पूछेगा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट तो आप कहोगे कंसिस्टेंट है। अगर शुरू के 2 इक्वल आ गए, थर्ड इक्वल नहीं आया तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, और तीनों ही इक्वल आ गए तो मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, ठीक है। अब बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ ना बेटा। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बोर मत होना, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए ना। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय कंपेयरिंग, बेटा बुक्स ले लेना ना। बाय कंपेयरिंग A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कि ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 आप कंपेयर करो और मुझे बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंट किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाली कंडीशन। इनकंसिस्टेंट कब होगा, सिर्फ पैरेलल वाली कंडीशन में, और बाकी दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ बेटा। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो बेटा पहली चीज़ ये कि जब आप A1, B1, C1 की वैल्यू लोगे या स्टैंडर्ड इक्वेशन लोगे तो आप इक्वल में कुछ भी नहीं रखोगे, ठीक है। पहले इसको इधर शिफ्ट कर दो। क्यों शिफ्ट किया इक्वल के 0, मैंने स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म क्या बताई थी आपको, ये बताई थी ना बेटा। तो इक्वल में 0 होता है ना, तो इसलिए इक्वल में कुछ भी नहीं। आपको अगर आता है तो आप उसको शिफ्ट करो पहले। 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बेटा आप देखोगे A1 की वैल्यू क्या हो गई 2, B1 की वैल्यू क्या हो गई -3 और C1 की वैल्यू क्या हो गई -8। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड A2 की वैल्यू क्या हो गई 4, B2 की वैल्यू क्या हो गई -6 और C2 की वैल्यू क्या हो गई -8, ठीक है। तो मैं A1 अपॉन A2 लेता हूँ तो 2/4 कैंसिल होकर 1/2। बेटा ये A1, ये B1, ये C1, A1, B1, C1, ये A2, B2, C2, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है A2, B2, C2। तो A1 अपॉन A2
2/4 1/2 कैंसिल हो गए, फिर b1/b2 -3/-6 कैंसिल हो गए 1/2 और c1/c2 -8/-9 8/9। तो स्टार्टिंग के दो तो इक्वल आ गए ना, स्टार्टिंग के 2 a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए ना, तो सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी सॉल्यूशन होगा बेटा, ये कौन सी कंडीशन बन गई, शुरू के दो इक्वल आ गए, थर्ड वाला इक्वल नहीं आया, तो पैरेलल कंडीशन हो गई ना। तो कौन से आपका क्या हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, सीधे सीधे आप तो आंसर लिख दो, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट so the given lines are inconsistent, so the given equations are inconsistent। ठीक है बेटा, आप चाहो तो पूरा लिख देना, ठीक है, बाकी इतना ध्यान नहीं रखते, इनकंसिस्टेंट आप लिख दोगे बहुत है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि आपने क्या किया है। ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये a2, ये b2 और ये c2, ठीक है। तो a1/a2 हमने 2/4 2/4 2 से कैंसिल हो गया, ये b1/2 3 से कैंसिल हो गया ये, और c1/c2 ये एज इट इज़ रह गया। तो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल देना, जो आप ठीक है। जैसे आपको दस द गिवन लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, कुछ भी कितना भी लिखना चाहो, जितना बड़ा करना चाहो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट का ही फोर्थ कर रहे हैं बेटा। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फोर्थ 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो 8 को इधर शिफ्ट कर दो। अब बेटा यहाँ आपकी मर्ज़ी है ना, मर्ज़ी कहाँ कि ये a1 की वैल्यू आपको दिख रहा है बेटा 4/3 होगी। सर मैं तो फ्रैक्शन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे को, अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है फ्रैक्शन के साथ कि मेरा कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगा या कुछ भी, तो आप इसका एलसीएम ले लो और चेंज करना चाहो तो ऐसे चेंज कर सकते हो आप कि ये 4x से हो जाएगा, ये 6y और ये 3 8 24, इस तरीके से भी चेंज हो जाएगा। आप पूरे इक्वेशन को अपॉन में 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 4x एज इट इज़ रह जाएगा, ये 3 2 6 और ये 3 8 24। आप कहोगे सर अपॉन का 3 कहाँ जाएगा, फिर भाई एलसीएम लोगे ना आप इसका, तो 3 जो डिवाइडेशन में वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से, अगर आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो तो। नहीं तो रहने दो, चलने दो जैसा काम। सेकेंड इक्वेशन क्या है इसकी, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, तो 12 को शिफ्ट कर दो, तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -8, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -12। ठीक है बेटा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। a1/a2 करते हैं, a1/a2, तो 4/3/2, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2,
V1/V2 2/3 और C1/C2 -8/-12। तो आपका A1/A2 2/3 है, V1/V2 भी आपका 2/3 है और C1/C2 भी आपका 2/3 है। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, तीनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब ये एक कॉन्स्टेंट लाइन हो गई जो एक के ऊपर एक रहती है, यानी कि उनका सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये कंसिस्टेंट लाइन्स हो गई। ये कौन सी लाइन्स हो गई बेटा? तो आपसे यही पूछ रहा है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप कह दो कि गिवन लीनियर इक्वेशंस आर इज कंसिस्टेंट। तो ये आपका हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। आप वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बेटा? अब आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में बाकी सब में यही करना है बेटा, और करने की कोशिश किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने भी सर ने कहा है कि प्रॉब्लम हो तो सीधे भेज दो, तो उठा के जो सर ने नहीं कराया वो भेज दिए। थोड़ी सी कोशिश किया करो घर पे भी ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो और इसका नेचर बताओ सॉल्यूशन का। तो बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x + y = 3 फर्स्ट है बेटा ना, और 3x - 2y = 4। ठीक है, तो पहले इसको इधर शिफ्ट कर दूँ। बेटा पहले इसने ये कहा है कि आप ग्राफ बनाओ और उसके बाद उसका नेचर लिखो। तो बेटा फिर वो थोड़ा सा आपका जो पैरेलल लाइंस वाला है वो वाला काम थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला हो जाएगा ना। ग्राफ सब में बनाना है आपको। पहले आप इसका नेचर बता दो। क्या बता दो? नेचर मीन्स आपको ये बता रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये सब आपको उसमें बताना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 1 B1 1 and C1 minus, and from equation second A2 = 3, B2 = -2 and C2 = -4। तो A1/A2 क्या हो गया बेटा? 1/3। B1/B2 क्या हो गया बेटा? 1/-2। तो माइनस का न्यूमरेटर में रखो या डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चेंज कर सकते हो। हाँ बेटा, तो B1/B2 और ये C1/C2 क्या हो गया बेटा? -3/-4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। तो A1/A2 B1/B2 C1, तो स्टार्टिंग के दोनों इक्वल है क्या बेटा? नहीं है ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स कौन से सॉल्यूशन हो गए? कंसिस्टेंट हो गया ना बेटा। नेचर हमने पहले ही बता दिया इसका, ठीक है, कि कंसिस्टेंट है। ये बाद में पूछ रहा था, हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में इसका नेचर बता दिया। तो नेचर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा सा बेटा डिस्टर्बेंस है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। ये वाली चीज़, नेचर वाली चीज़ ना, वैसे मैंने करवा दिया, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया, बस आपको ये बात है। तो अब बात आ रही है ग्राफ कैसे बनाओगे आप ना। मैं सॉल्यूशन बता के जा रहा हूँ आज, सिर्फ सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ग्राफ में आपको ग्राफ में कैसे शो करना है वो मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो इस लेक्चर में पहले हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो भी कहना चाहो, ठीक है।
अब आप लोग क्या करोगे, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट मीन्स कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दूँ, है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू में पुट। या आप एक मेथड मेरा अपना लोगे कि आप क्या करोगे, हमेशा x को अपने पास रखोगे LHS में और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दोगे। तो x मेरे पास रहा तो माइनस का 3 इधर शिफ्ट हो गए, प्लस का y इधर शिफ्ट हो गए। अब ये मत कहना सर पहले तो यहाँ लिया अब यहाँ लेके जा रही हूँ, बेटा यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि मेरे को A1 B1 C1 की वैल्यू लेनी। अब वहाँ क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ग्राफिकली सॉल्व करना है ना इसको। बेटा बिना भेजे भी कर सकते हो, बिना ट्रांसफ़र किए भी कर सकते हो आप, बट वो आपकी मर्ज़ी है ना, जितना आप अच्छा करना चाहो, जितना आपको जैसा आपको सूटेबल लगे ना, कहने का मतलब यहाँ पर ही जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा करो। तो -3 इधर जाएगी +3, प्लस का y शिफ्ट होकर माइनस का। अब RHS में मेरा हमेशा y रहेगा, ये कंफर्म हो गया, और LHS में मेरा हमेशा क्या रहेगा x। अब मैं y की वैल्यू कुछ भी रखूँ, जो आपकी मर्ज़ी है वो रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जो रखना है वो रखो। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ y = 0, 0 से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो 3 y की जगह 0 आ गया बेटा, तो 3 - 0 क्या हो जाता है 3, y = 1, 3 - 1, इस y की जगह 1 आ गया। और ऐसे ही आप वन रख दिया ना, 2 रख दो, 3 y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बना गया। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स बन गया, बॉक्स बना दोगे आप। तो y की वैल्यू 0, 1, 2 और x की वैल्यू 3, 2, 1। अब बेटा ये जो वैल्यूज़ है ना, इसको चेक करने का तरीका होता है आपका, है ना। चलो इसको भी देख लो साथ के साथ पहले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो 3x - 2y - 4 = 0। तो 3x = 4 + 2y, माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 2y प्लस का 2y, और ये 3 मल्टीप्लाई किस में चला गया डिवाइड। जब ये अपॉन में आ जाए तब आपको वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। जब ये अपॉन में चला जाए तब आपको जो y की वैल्यू में यहाँ पे कुछ भी रखना था, मैंने कहा कुछ भी रख दो, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं था तो कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब यहाँ पे अपॉन में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि y की वैल्यू आप ऐसी ही पुट करो कि 3 का डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाए। y की वैल्यू मैं ऐसी ही रखूँगा कि ये 3 का डिवाइडेशन कंप्लीट कर दे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ स्टार्ट, तो मुझे क्या पता, मैं तो 0 से स्टार्ट करूँगा। तो 4 2 × 0 2 0 हो गया बेटा, और 4 + 0 क्या हो जाता है 4। तो डिवाइड हुआ क्या कंप्लीट, नहीं हुआ ना। तो आप क्या करोगे, यानी कि आपका y के लिए आपको 0 नहीं लेनी, तो 0 नहीं लेनी तो 1 लो, 1 ले ली, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो 2 × 1 = क्या हो गया बेटा 2, 4 + 2 क्या हो गया बेटा 6। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई 2 आ गई ना, तो मेरा y की वैल्यू 1 पॉसिबल है। आगे की दोनों वैल्यूज़ आप खुद कोशिश करोगे और खुद बताओगे, 2 वैल्यूज़ और फाइंड आउट करनी है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है बेटा, तो क्लास को थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 आ गई थी, y की वैल्यू 1। आगे की दोनों वैल्यूज़ आप खुद करोगे, कोशिश करोगे कि आप खुद करें, ठीक है। चेक करने का तरीका मैं बता रहा था आपको कि कैसे आप वैल्यूज़ को चेक करोगे। एक तो ग्राफ के थ्रू होता है, वो तो होता ही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक ये जो डिफरेंस होता है ना इनके बीच में, वो सेम रहता है, ठीक है। होमवर्क सुन लो, एक्सरसाइज 4.1 आपको करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ आप खुद कोशिश करो, कल मैं आगे खुद बताऊंगा वैसे भी, बट अभी आप खुद कोशिश करेंगे कि मैं घर पे निकालूँ, ओके बेटा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।